हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए सीटेट के कुछ सीडीपी के सब्जेक्ट के कुछ प्रीवियस या क्वेश्चंस सीडीपी के पीवाईक्यू होने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो हम लोग जो है वो पहले जो पेपर्स हुए थे वही है। और ये जो आज का पेपर है वो 18 नवंबर का पेपर है। 18 नवंबर 2011 से स्टार्ट किया है मैंने, और इससे पहले मैंने 5 से 6 वीडियो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज ही हमारी और अगली क्लास है, तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिए, जिसमें हम लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इससे पहले की वीडियोस भी ज़रूर आप लोग देखें। और आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं ये आप लोग एज अ टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है। अंतः विषय अनुदेशन का लाभ पूछा है। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव चीज पूछी है। पहला है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बहु संदर्भ में और अवसर, ये दो वर्ड पॉजिटिव है, ये हमको पता है। अगला हम लोग देखेंगे ऑप्शन, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, ऐसे शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना रहती है। भाई यहाँ पर क्या बोला है कि परंपरागत तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को सिर्फ परंपरागत तरीके से पढ़ाना, तो ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदी विकसित करने की संभावना कम रहती है। भाई बच्चा किसी भी चीज को नापसंद करे या फिर बच्चे के पसंद नापसंद पर कोई भी चीज जो है वो करवाई जाए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि उसकी संभावना ही कम है। भाई जरूरी थोड़ी है कि बच्चे को हर चीज पसंद आए, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बच्चे को हर चीज पसंद ना आए। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन है, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति है। यहाँ पर हम लोगों को क्या पूछा है, अंतः विषय अनुदेशन। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में या किसी भी अदर सब्जेक्ट को पढ़ाने में। तो इसका मतलब ये होता है कि विद्यार्थियों को जो नया ज्ञान है उसको बहुत सारे संदर्भों में प्रयोग करेंगे। अंतः विषय यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और दो सब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, तो अलग अलग संदर्भों का यूज करेंगे और उसको बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, सफल समावेशन की निम्नलिखित की आवश्यकता है, यानी सफल समावेशन करना है। ये बात तो ठीक है कि भाई समावेशन तो होना चाहिए, सिवाय यहाँ पर आप लोग देखिए सिवाय पूछा है, यानी कि कौन सी एक चीज है जो सफल समावेशन के लिए उचित नहीं है। सिवाय यानी एक को छोड़कर, 3 तो सफल समावेशन के लिए होगा और एक नहीं होगा। तो पहला है पृथक्करण, दूसरा है अभिभावकों की भागीदारी, तीसरा है क्षमता संवर्धन, और चौथा है संवेदनशील बनाना। तो देखिए सफल समावेशन करना है तो अभिभावकों की भागीदारी भी होनी चाहिए, क्षमता संवर्धन भी होना चाहिए, संवेदनशील भी होना चाहिए। बस पृथक्करण नहीं करना है हम लोगों को बच्चों के बीच में कि बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है, वीक है, वो मेंटली रिटार्डेड है या डिसेबल्ड है, तो इस तरीके से हम बच्चों को जो है वो लेबल नहीं करेंगे और उसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे। भाई सेग्रीगेट नहीं करना ही तो समावेशन होता है, इंक्लूजन होता है। उसके बाद में देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान का उपयोग होती है, यानी समस्या समाधान के लिए क्या करेंगे। सही उत्तर प्राप्त करने का एक सामान्य एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित होती है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, और समस्या मौलिक है। यहाँ पर क्या पूछा है कि भाई समस्या समाधान करना है तो कौन सी एक बात है वो उचित हो सकती है समस्या समाधान के लिए। तो फिर देखिए सही उत्तर प्राप्त करने के लिए एक ही उपागम का, भाई कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सिर्फ एक ही मेथड का यूज करे तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। समस्या केवल एक सिद्धांत पर कार्य करे, भाई एक ही फॉर्मूले का यूज करे, एक ही रूल लगाए, ये ऐसा भी नहीं है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, भाई समस्या को ऐसा देना है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम मान लीजिए हम बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम ऐसी देनी है कि उस क्वेश्चन के अंदर ही बच्चे को आंसर मिल जाए। बस बच्चे को अपना दिमाग लगा के उसको ढूंढने की आवश्यकता हो, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, समस्या ऐसी होनी चाहिए। तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर।
19 नंबर क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय। भाई नर्सरी क्लास है, अभी तक तो बच्चे ने स्कूल जाना स्टार्ट किया है, तो बच्चा परिवार से निकल के आया है, तो सबसे पहले हम बच्चे को मेरा परिवार विषय पर ही चर्चा करवाएंगे, ताकि उसको विद्यालय में भी जो है वो फैमिली जैसा माहौल मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। भाई हम लोगों को सकारात्मक वातावरण बनाना है, तो हम क्या ऐसा बोलेंगे कि आप इस समाज से आए हो, आप इस समूह के हैं, तो आप लोग अलग अलग जो है वो अपने समूह बना लीजिए। भाई समाज के हिसाब से बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है, तो ऐसा टीचर कर रहा है तो ये तो नहीं होगा। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। भाई कहानी सुनाना अच्छी बात है, सकारात्मक कहानी सुनाना ये भी अच्छी बात है, लेकिन सकारात्मक अंत वाली कहानियां हम सुनाए बच्चे को। भाई सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए क्या केवल सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनाने से जो है वो सब कुछ हो जाएगा? नहीं, और भी तो प्रयत्न करने पड़ेंगे। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन करने का मतलब है कि अगर हम लोगों को पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है क्लासरूम में, तो हम लोगों को आते ही बच्चे को गुड मॉर्निंग या फिर जय श्री कृष्ण या जय श्री राम या जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं वो उसको बच्चे को बोले। भाई ऐसा करने से सकारात्मक वातावरण आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, एक पॉजिटिविटी आती है, बट ये आंसर नहीं हो सकता। अगला आता है, बच्चे में विभेद नहीं करना है और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना है। भाई बच्चे को पढ़ाने के लिए आए हैं, तो शिक्षक क्या करेगा? कोई भी बच्चे में विभेद ना करे, तो बच्चा अपने आप पॉजिटिव फील करेगा। और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य, चाहे वो बच्चा वीक है, चाहे इंटेलिजेंट है, चाहे वो एवरेज है, किसी भी तरीके को बच्चा है, तो किसी भी बच्चे में एक तो विभेद नहीं करेंगे और सबके लिए एक तरीके का रूल हम बनाएंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उसमें से कौन सा कथन सत्य है? भाई बच्चा गलती तो करता है, ये हमें पता है, और बच्चे का गलती करना ये शो करता है कि हाँ बच्चे ने सचमुच में पढ़ाई की है। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो उससे वो क्वेश्चन ही नहीं करेगा, क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो गलती नहीं होगी। मतलब बच्चे ने कोशिश तो करी है, गलती का मतलब है कि बच्चे ने कोशिश करी है, उसने मेहनत करी है। तो इसका क्या मतलब है कि बच्चा अगर त्रुटियां कर रहा है तो एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। भाई टीचर को ध्यान ही नहीं देना है कि बच्चे ने गलती करी है, हाँ हम हमारा काम है कि सिर्फ हम सिलेबस कंप्लीट करवा दें, ये तो कोई हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। तो ये तो बात ठीक नहीं लग रही है, इसको हटा दो फर्स्ट को। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक को थकाने वाला होगा। भाई हम लोगों को बच्चे की त्रुटि जो है वो सुधारनी है, चाहे टीचर थके, हाँ इस तरीके का काम करना है कि टीचर भी न थके और बच्चा भी समझ जाए। लेकिन ये कोई बेस्ट ऑप्शन चूज नहीं है कि हम बच्चे को त्रुटि पर ध्यान ही नहीं देंगे, ये कोई टीचर थक जाता है, फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसीलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। भाई हम बच्चों को ही कह देते भाई आप ही अपनी त्रुटि को खुद से सुधार ले, हम नहीं सुधारेंगे, तो ये तो हमारा काम नहीं। भाई हम टीचर है, हमारा काम है गलतियों को सुधारना। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी विद्यार्थियों को त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। त्रुटियों के संबंध में यही ऑप्शन ठीक लग रहा है कि अगर एक शिक्षक है, अगर बच्चे की त्रुटियों को सुधारने के योग्य ही नहीं है, अगर बच्चे की गलतियों को वो सुधार ही नहीं सकता, तो मतलब वो शिक्षक और शिक्षा के लायक ही नहीं है, सफल ही नहीं है। तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, मोनिका नाम की एक लड़की, मोनिका नाम की एक टीचर है जो मैथ्स के टीचर है। राधिका एक बच्ची है, उसे क्वेश्चन करती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछ लेती है। यानी कि एक मोनिका नाम की एक टीचर है, वो सबसे पहले अपने क्लासरूम में राधिका से मैथ्स का क्वेश्चन पूछती है, लेकिन राधिका उसका आंसर नहीं दे पाती है, तो वो बाद में उसको उसी क्वेश्चन को मोहन से पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। यानी कि जब उसको लगता है ना कि हाँ मोहन को अब आंसर आ रहा है और वो आंसर बता देगा, लगभग अपने आंसर तक पहुंच जाता है, तो फिर वो क्या करती है कि टीचर अपने क्वेश्चन को ही थोड़ा थोड़ा बदल देती है। तो मोनिका की ये प्रवृत्ति हालांकि अच्छी नहीं है, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये किस प्रवृत्ति को शो करता है? ये किस प्रवृत्ति को शो करता है? अपने सवाल के प्रति थोड़ा सा घबरा गई है। भाई घबरा तो नहीं रही, अगर घबराती तो मोनिका ऐसा कभी नहीं करती। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि टीचर ने तो सिंपल क्वेश्चन पूछा था और बाकी तो कोई इसका रिलेशन नहीं है। इस स्थिति से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य ही नहीं है। भाई ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बच्चा किसी काम के योग्य नहीं है, बल्कि टीचर क्या कर रही है, भाई मोनिका ने क्या किया है,
है, राधिका से तो क्वेश्चन पूछा है और वही क्वेश्चन बाद में उसने मोहन से पूछ लिया, क्योंकि उसको विश्वास था कि मोहन उत्तर दे देगा, लेकिन उसको लगा ना कि मोहन को दिक्कत हो रही है आंसर देने में, तो वो अपने क्वेश्चन के जो वर्ड्स है उसको चेंज कर लेती है ताकि मोहन उसका आंसर आसानी से दे पाए। तो टीचर क्या कर रही है, वो तो मोहन का पक्ष ले रही है और लिंग भूमिका है, यानी राधिका लड़की है और मोहन क्या है, लड़का। तो वो टीचर क्या कर रही है, लिंग भूमिकाओं को बढ़ावा दे रही है, यानी लड़कों की ओर बायस्ड है, भेदभाव कर रही है लड़के और लड़की के बीच में। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सबसे अधिक बढ़ावा किसको देता है? प्रतिस्पर्धात्मक अभिरुचि, परीक्षण करने की प्रवृत्ति के टीचर में परीक्षण करने की योग्यता होनी चाहिए, टीचर की स्मृति होनी चाहिए, अनुशासन स्वभाव होना चाहिए। भाई स्मृति अनुशासन ये तो बात अच्छी है और परीक्षण करने की प्रवृत्ति ये भी बात अच्छी है, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षकों में किस चीज को बढ़ावा देंगे? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, यानी कि टीचर के अंदर जो है वो ये कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं या फिर हम कोई गलत काम कर रहे हैं। कंपटीशन का मतलब है कि टीचर को इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, कॉम्पीट करवाना है कि बच्चा जो सीख जाए और दूसरे से बेस्ट करने की कोशिश एक टीचर को करनी है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्वनीम है, संकेत प्रयोग, विज्ञान, प्रैग्मेटिक्स है, वाक्य है या फिर रूपीम है? तो देखिए रूपीम नहीं होता है, वाक्य भी नहीं होता है, संकेत प्रयोग भी नहीं होता है, बल्कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो स्वनीम होती है। तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का ए विल बी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्य रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ये बात क्या है? बुद्धि लब्धांक क्या है? मध्यम है, कम से कम, पूर्ण या उच्च? तो देखिए बुद्धि लब्धांक जो होते हैं वो सामान्य रूप से उच्च होने चाहिए। जब बुद्धि लब्धांक उच्च होगा तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है सिवाय, यानी बहुबुद्धि सिवाय बोला है, आप लोग यहाँ पर है ना वर्ड्स को ध्यान रखिए, सिवाय बोला है यानी बहुबुद्धि सिद्धांत की सारी चीजें ठीक है, बस एक लाइन ऐसी है जो गलत दी हुई है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, बिल्कुल बात ठीक है। हम लोगों से नेगेटिव पूछा है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना। भाई बहुबुद्धि का मतलब है अलग अलग तरीके से, बात तो ठीक है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत करना, ये बात भी ठीक है कि भाई अलग अलग तरीके का यूज करना बहुबुद्धि में। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि सिवाय आया है तो ऑप्शन गलत वाला चूज करना है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर गलत हो जाएगा। बुद्धि प्रक्रमण संक्रिया का एक विशिष्ट समूह होता है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, यानी सीखने के लिए क्या करना चाहिए किसी एक को छोड़कर, यानी बच्चों की त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। शिक्षार्थियों की जो अधिगम शैली, विद्यार्थियों की अधिगम शैली है, बच्चे किस तरीके से पढ़ रहा है, ये बात भी ठीक है। विद्यार्थी की क्या क्षमता है, ये भी बात ठीक है। तो किस आकलन के लिए किसकी और हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए? भाई बच्चे की त्रुटियों पर भी ध्यान देंगे, बच्चे की जो सीखने की प्रवृत्ति है अधिगम में उस पर भी ध्यान देंगे, और बच्चे की क्या क्षमताएं हैं अधिगम करने में, आकलन करने में, उस पर भी तो ध्यान देंगे। एक चीज पर ध्यान नहीं देंगे कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, क्योंकि सीखता है बच्चा जब सीख रहा है, सीखने के बाद में जब आकलन करते हैं तो आकलन के समय हम बच्चे की आवश्यकता नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 27 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद ले लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा, यानी दो जुड़वा भाई है जिसमें से दो बच्चे हैं, एक को तो किसी अमीर फैमिली में भेज दिया, गोद ले लिया किसी ने, और एक को गरीब परिवार में। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना, यानी कि दोनों के जो माइंड सेट है वो कैसे होंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। भाई गरीब परिवार में हुआ है चाहे अमीर परिवार में बड़ा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि गरीब परिवार में पड़ा हुआ बच्चा जो है वो वीक होगा और अमीर परिवार में पड़ा हुआ बच्चा इंटेलिजेंट होगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बच्चे पर डिपेंड करता है, चाहे वो अमीर फैमिली से हो चाहे वो गरीब फैमिली से हो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
फर्स्ट नहीं होगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। आगे आता है निर्धन परिवार वाले बच्चे की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ये भी नहीं होगा कि भाई जो रिच है वो ज्यादा मार्क लाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोनों समान रूप से अंक लाएंगे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि जुड़वा बच्चे हैं तो दोनों अच्छे ही मार्क लाएंगे, नहीं। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांकों को प्रभावित नहीं करता है कि यानी बच्चा किस सोसाइटी में रह रहा है, ये उसकी जो भी वृद्धि है, उसके विकास है, उसको कुछ तरीके से प्रभावित करता है, लेकिन उसके माइंड सेट को वो चीज चेंज नहीं कर सकती। तो 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के अधिकतम रूप से प्रेरित करता है बच्चे को। बहुत सरल या बहुत कठिन प्रश्नों को देना क्लासरूम के अंदर, भाई बहुत ज्यादा सरल देंगे और बहुत ज्यादा टफ दे देंगे। ऐसे इजी क्वेश्चन के कोई भी बच्चा कर ले और ऐसे टफ क्वेश्चन के कोई भी बच्चा ना कर पाए, तो क्या ये बच्चे को मोटिवेट करेंगे क्या? नहीं, ये तो बात गलत है। ऐसा तो करना ही नहीं। हम लोगों को मॉडरेट क्वेश्चन देने हैं और बच्चे की लेवल के बेसिस पर क्वेश्चन देने हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ये बात ठीक है। बाह्य कारक, भाई बाहरी कारक कभी भी अभिप्रेरित नहीं करते हैं। असफलता से बचने के लिए हम भी अभिप्रेरणा करेंगे कि भाई बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो फेल नहीं हो। ऐसा तो नहीं है भाई, जिंदगी जीने के लिए भी तो मोटिवेशन की जरूरत है। बच्चे को सीखने के लिए अधिकतम किस रूप से अभिप्रेरित करना है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, यानी कि बच्चा जो है वो सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो बात पढ़ रहा है। तो 29 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट पिन भी कर लूंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं तो आई होप आप लोगों के सीटेट में बहुत अच्छे इस बार मार्क्स बनने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और इससे पहले की भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। हर एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 15 क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने पहले करवाए हैं उन सबकी पीडीएफ और साथ साथ में सीटेट के लिए क्विजेस भी आप लोगों को वहां पर मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।